तो लास्ट क्लास में है ना, बायो में कहां तक बता दिया था? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़े थे ना हम लोग। स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबा ट्यूब है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 meters लॉन्ग एंड इट्स डायमीटर इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद हमने स्टमक के बारे में भी पढ़ा था, है ना। द अपर पार्ट ऑफ स्टमक इज नोन एज fundus, the middle part is known as cardiac and the lower part of stomach is known as pyloric। और ये जहां पे पाइलोरिक स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है वहां पर एक रिंग शेप्ड मसल प्रेजेंट होता है which is known as sphincter muscle, pyloric sphincter। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप। अच्छा, ये भी आपको बता दिया था, हर्बीवोर्स में इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स। क्यों? क्योंकि मीट को डाइजेस्ट करना ज्यादा इजी है और प्लांट्स को डाइजेस्ट करना टफ है। क्यों? बिकॉज प्लांट कंटेन्स सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसीलिए हर्बीवोर्स का इंटेस्टाइन कार्निवोर्स के कंपैरिजन में, है ना, थोड़ा ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट लिख लो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन नेक्स्ट लिखो, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। ये सब हम लोग ऑर्गन के बारे में अभी पढ़ रहे हैं कि कहां पर प्रेजेंट होता है ना, कैसा होता है, यही सब पढ़ रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन लिखो, इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन, श्रेया कॉपी कहां गया? It is about 1.5 meter long and about 6 centimeter wide. It is about 1.5 meter long. It is about 1.5 meter long and about 6 centimeters wide. 1.5 centimeter long and about 6 centimeter wide. Large intestine, it is about 1.5 meters long and 6 centimeter wide। देख लिए ना, वेरी गुड। सिमरन देख ली कल का लेक्चर? देख ली ना, गुड। उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप, एक लाइन छोड़ करके लिखो, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, नेक्स्ट हेडिंग दो, एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट हेडिंग दो, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल। अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल। ऐसे पढ़ाई हो रहा है ना, रिवीजन हो रहा है ना अच्छे से? हाँ, गुड। खाते पीते रहना, तो समझ में आ रहा है ना, एनर्जी है ना बॉडी में। इसका सर ऐसे चलो, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल, है ना। तो सबसे पहले तो ग्लैंड आप जान ही रहे हो, माउथ में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है? हाँ बताओ अनुज, कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है माउथ में? कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है बताओ? सैलिवरी ग्लैंड लिखो, सैलिवरी ग्लैंड, है ना। माउथ में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है? सैलिवरी ग्लैंड, है ना। माउथ में सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है जो क्या सिक्रीट करता है? लिख लो, एरो देकर लिखो, इट सिक्रीट्स सलाइवा। इट सिक्रीट्स सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है हमारे माउथ में? सलाइवा, है ना। भाई देखी थी लेक्चर, उसको कंप्लीट कर लेना, है ना। लिखो, सैलिवरी ग्लैंड, इट सिक्रीट्स सलाइवा, है ना। और आप ब्रैकेट में लिख लेना, ये सलाइवा का जो पीएच होता है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7.2। ब्रैकेट में लिख लो पीएच, स्मॉल पी कैपिटल एच, पीएच 7.2, है ना। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल। कौन सा स्केल पढ़ेंगे?
पीएच स्केल जो कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से। ये स्केल कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से 14 तक, याद रखना है ना। पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है, 0 to 14, समझ में आ रहा है ना, 0 से 14 तक होता है। ये पीएच स्केल पढ़ेंगे केमिस्ट्री में हम लोग, है ना। ये 0 से स्टार्ट होता है और ये 14 तक होता है। और बीच में कौन सा नंबर आएगा, बीच में कौन सा नंबर आएगा सेंटर में, 7, है ना, 7 आएगा। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच 0 से 7 के बीच में है तो वो एसिडिक होता है ना। 0 से 7 के बीच में एसिडिक, 0 मतलब होता है हाईली एसिडिक। अगर किसी चीज का पीएच 0 हो गया तो दैट मीन्स इट इज हाईली एसिडिक। पीएच 0 मीन्स हाईली एसिडिक। और अगर पीएच 0 से 7 के बीच में मतलब सब्सटेंस एसिडिक है, जैसे जैसे पीएच इंक्रीज होते जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होते जाएगा, ठीक है। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, सब्सटेंस न्यूट्रल है ना। और 7 to 14 के बीच में अगर पीएच है तो दिस मीन्स सब्सटेंस इज बेसिक। और 7 मतलब न्यूट्रल, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। 14 का मतलब होता है हाईली बेसिक, हाईली बेसिक, ठीक है। ये पीएच के लिए ड्रॉ मत करना, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो पीएच स्केल 0 से स्टार्ट होता है, 14 पे एंड होता है। 0 का मतलब हाईली एसिडिक, 7 का मतलब न्यूट्रल, 14 का मतलब हाईली बेसिक। अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 0 से 7 के बीच में है यानी वो एसिडिक है, 7 से 14 के बीच में बेसिक है, 7 मींस न्यूट्रल है। तो आप देखो सलाइवा का पीएच क्या है, 7.2, 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी सलाइवा इज स्लाइटली बेसिक। बेसिक जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं ना तो उनको एल्कलाइन भी बोला जाता है। तो सलाइवा इज स्लाइटली एल्कलाइन या बेसिक, ठीक है। सलाइवा स्लाइटली बेसिक होता है या एल्कलाइन होता है, ठीक है। तो बस ये पीएच ध्यान रखना, 7.2 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट लाइन में लिखो फंक्शंस ऑफ सलाइवा, फंक्शंस ऑफ सलाइवा, फंक्शंस ऑफ सलाइवा। नहीं नहीं, ये तो बता दिया, केमिस्ट्री में हम लोग ड्रॉ करेंगे फिर से, है ना। अभी ऐसी बेसिक आपको बता दिया। आपको ये समझाना चाह रहा था कि सलाइवा का पीएच 7.2 यानी 7 से थोड़ा ज्यादा है, यानी वो एल्कलाइन वाले रेंज में आता है, यानी हमारा सलाइवा थोड़ा सा एल्कलाइन होता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सलाइवा इसमें लिखो, इट ल्यूब्रिकेट्स एंड मॉइस्टेंस द फूड, इट ल्यूब्रिकेट्स एंड मॉइस्टेंस द फूड। सलाइवा क्या करता है, इट ल्यूब्रिकेट्स एंड मॉइस्टेंस द फूड। लिखो, इट ल्यूब्रिकेट्स एंड मॉइस्टेंस द फूड, लिख लिया ना। सेकेंड पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, इट ल्यूब्रिकेट्स एंड मॉइस्टेंस द फूड। सेकेंड पॉइंट लिखो, इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू मैल्टोज, है ना। स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लिखो, इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू मैल्टोज, इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू मैल्टोज, है ना। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है मैल्टोज, इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू मैल्टोज। मैल्टोज क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ शुगर। जहां मैल्टोज लिखे हो ना ब्रैकेट में लिख लेना शुगर, ठीक है। तो और स्टार्च क्या है, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च, अरे प्लांट स्टार्च बनाता है ना, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे माउथ में सलाइवा क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, शुगर में कन्वर्ट कर रहा है ना। स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड मैल्टोज इज अ टाइप ऑफ शुगर। तो सलाइवा क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, शुगर में कन्वर्ट कर रहा है ना, मतलब स्टार्च को मैल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है सलाइवा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट फंक्शन लिखो, इट इज एंटीसेप्टिक इन नेचर। सलाइवा क्या होता है, एंटीसेप्टिक। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है स्पेलिंग, एंटीसेप्टिक। सलाइवा इज एंटीसेप्टिक इन नेचर। एंटीसेप्टिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है सलाइवा, है ना। सलाइवा के कांटेक्ट में आने पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, समझ में आ रहा है ना।
तो ह्यूमंस के पास तो काफी सारा डिफरेंट टाइप का एंटीसेप्टिक है, जैसे हम लोग डेटॉल, सैवलॉन ये सब यूज करते हैं, है कि नहीं। लेकिन आप एनिमल्स के पास देखना, एनिमल किंगडम में, फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं या जो मान लो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जब उनको चोट लग जाता है तो आप देखना दूसरा डॉग आकर उनके वुंड को लिक करता है, वुंड को, घाव को जीभ से चाटता है ना। वो जो सलाइवा एंटीसेप्टिक है उससे वुंड क्लीन होता है और उस पर जो भी बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब जो भी चीजें हैं वो मर जाते हैं, समझ में आ रहा है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं। तो हमारा भी सलाइवा एंटीसेप्टिक है, समझ में आ रहा है ना, इट इज एंटीसेप्टिक इन नेचर। तो ये सलिवरी ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लिखो लिवर ग्लैंड, सेकंड लिखो लिवर ग्लैंड। लिवर ग्लैंड है ना, हमें पता है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारे बॉडी में, लिवर। लिवर ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लिखो, एरो देकर लिखो इसमें, लिवर ग्लैंड किससे बना हुआ है, किस सेल से बना हुआ है लिवर ग्लैंड, है ना। लिवर ग्लैंड इट इज मेड अप ऑफ, ये जिस सेल से बना है ना उनको बोलते हैं हेपेटिक सेल्स। देखो, इट इज मेड अप ऑफ हेपेटिक सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ हेपेटिक सेल्स। और आपको बताया था ना लीवर कहां प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, दोनों साइड, राइट साइड ना। लीवर कहां प्रेजेंट होता है, राइट साइड ऑफ, अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। लिखो इस बात को, लिखो सेकंड पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन राइट अपर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये लिख लिए थे ना, इट इज मेड अप ऑफ हेपेटिक सेल्स। अरे कुछ मिस हो जा रहा है तो पूछ लेना, वापस से बता दूंगा, है कि नहीं। लीवर इट इज मेड अप ऑफ हेपेटिक सेल्स। दूसरा पॉइंट, लीवर कहां पाया जाता है, लिखो, इट इज प्रेजेंट इन राइट अपर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, राइट अपर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। It is present in right upper side of abdominal cavity. Next point लिखो, लिख लिया ना ऋषि यहां तक, गुड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा लीवर के बारे में, है ना। एक तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, दूसरा ये जिस सेल से बना हुआ है दैट इज नोन एज हेपेटिक सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज प्रेजेंट इन राइट अपर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट लिखो, इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस, BILE, बाइल जूस, है ना। इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन GALL, गॉल ब्लैडर। It produces bile juice which is stored in gall bladder, ठीक है। It produces bile juice which is stored in gall bladder, है ना। आगे चल के बाइल जूस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है कौन, बाइल जूस। किसी किसी का ना गॉल ब्लैडर खराब हो जाता है, समझ में आ रहा है ना, गॉल ब्लैडर में स्टोन जमा हो जाता है तो उनके गॉल ब्लैडर को फिर निकालना पड़ता है। तो एक बार अगर किसी का गॉल ब्लैडर बाहर आ गया तो फिर वो लोग ज्यादा फैटी सब्सटेंस नहीं खा सकता है, फिर वो पिज्जा खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। मेयोनीज खा पाएगा, है ना, मेयोनीज नहीं खा पाएगा, पूरा ऑयल से बनता है ना मेयोनीज, है कि नहीं, आप समझ रहे हो ना। तो वो लोग ज्यादा फैटी चीज फिर नहीं खा पाएंगे, ठीक है। देखो लिवर के बारे में हमने क्या पढ़ा, आंसर करते जाओ। इट इज मेड अप ऑफ डैश सेल्स, हेपेटिक सेल्स। लिवर का लोकेशन क्या है, कहां पाया जाता है, अपर साइड ऑफ, राइट अपर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, गुड। ये कौन सा जूस सिक्रीट करता है, वेरी गुड, बाइल जूस। एंड बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड लिखो आप लोग, पैन, हाँ बोलो,
हाँ GALL गॉल, जैसे BALL बॉल, वैसे GALL गॉल। नेक्स्ट लिखो पैनक्रियाज, एक लाइन छोड़ करके लिखो आप पैनक्रियाज। पैनक्रियाज लिखो, इट इज अ पिंक कलर्ड लीफ शेप्ड ग्लैंड। इट इज अ पिंक कलर्ड लीफ, LEAF लीफ शेप्ड, है ना, पत्ते के शेप का होता है। कौन? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, इट इज अ पिंक कलर्ड लीफ शेप्ड ग्लैंड, है ना, ये लीफ शेप्ड ग्लैंड होता है, ठीक है, लीफ के शेप का होता है। अब बुक में देखना पैनक्रियाज का डायग्राम भी बना होगा, लीफ के शेप का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब ये जो पैनक्रियाज होता है ना, अभी कुछ भी लिखना नहीं, समझते जाओ। इट इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, इट इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ध्यान से सुनते जाना सब, है ना, बोर्ड पे ध्यान देना। राजहंस, कल का लेक्चर देख लिया ना? क्या क्या बोल रहे हो? हाँ सर, वो ग्रुप में ऐड करने वाला लिंक आ रहा है, लेक्चर वाला लिंक ऐड करने वाला लिंक आ रहा था। क्या ऐड करने वाला? क्लास के बाद मिलना तो समझाना है। कुछ ऐसा बोला कि हमको डाउट हो गया, समझ ही नहीं। तुम समझ गया क्या बोला वो? हाँ, किसी को समझ में आया? सब चीज डिलीट हो गया था, सारे ग्रुप में ऐड करने के लिए और वो नहीं करता है, चैट भी शो हो रहा है, चैट शो हो रहा है, वो ग्रुप पे ग्रुप वाला लिखा है ग्रुप ऐड, अगर वो ऐड नहीं होगा, उसमें पासवर्ड नहीं डालना, पासवर्ड नहीं डालना, उसमें नीचे पासपोर्ट लिखा तो रहता है। पासवर्ड भी होता है। चलो कुछ नहीं, क्या क्या बता रहा था अभी आपको? इधर ध्यान दो तो, सब बोर्ड पर ध्यान देना। इधर एकलव्य है, बात नहीं, इधर ध्यान दो। एकलव्य, इधर देखो, पैनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड उसको बोलते हैं जो एंडोक्राइन भी होता है और साथ में एक्सोक्राइन भी होता है, ठीक है। एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस, है ना, डक्टलेस मींस, और ये एक्सोक्राइन होता है ना, इनके पास डक्ट होता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होता है। डक्ट एक बहुत टाइनी चैनल होता है जिसके थ्रू एंजाइम्स ट्रैवल करता है, मतलब जिसके थ्रू एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। आप समझ लो, बहुत पतला सा ट्यूब या चैनल, उसी को क्या बोलते हैं? डक्ट। बहुत पतला सा ट्यूब या चैनल, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना सैलिवरी ग्लैंड, तो सैलिवरी ग्लैंड के पास ये चैनल या ट्यूब होता है जिसके थ्रू सलाइवा सिक्रीट होता है हमारे माउथ में। तो जो सैलिवरी ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ऐसा ग्लैंड जिनके पास डक्ट है उनको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। जिनके पास डक्ट है मतलब जो एक पतले ट्यूब या पतले चैनल के थ्रू सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं। कहां पर? एलिमेंट्री कैनाल में। जो पतले ट्यूब या चैनल के थ्रू सिक्रीशंस, केमिकल्स, एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, कहां पर? एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल मतलब जैसे माउथ में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ऐसे जगह पे अगर, है ना माही, इधर ध्यान दो, है ना, अगर ये डक्ट के थ्रू सिक्रीशंस रिलीज हो रहा है तो वैसे ग्लैंड को क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन। और जिनके पास डक्ट नहीं होता है उनको बोलते हैं एंडोक्राइन। अब जनरली ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं। हर्ष, इतना लेट आओगे क्लास में? कैसे लेट हो गया? क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो थोड़ा। खा रहे थे? स्कूल से कब पहुंचे घर? 3 बजे। बट सही बता रहे, मतलब हमको ना डर लग रहा है एकदम। अब हर्ष फेल हो जाएगा एग्जाम में, समझ में? पढ़ाई करो अच्छे से, बता रहे हैं। क्लास में लेट आओगे, फिर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं सुनोगे नहीं, तुमको पता है फेल हो सकते हो बोर्ड में ऐसे, और हम नहीं चाह रहे कि वैसा कुछ हो।
बाद में आप भी एग्जाम लगा रहे हैं। हिमांशु तुमको वहां से बोर्ड दिखाई देता है जहां वो बैठा है? हाँ पक्का ना? जब वहां बैठो तो हर सीधा रहो। हिमांशु जहां बैठा है वहां बैठो। बोर्ड दिख रहा है ना हिमांशु तुमको? थैंक यू बोलो उसको। समोसा खिला देना उसको, समझ आ रहा है? चलो क्या बता रहा था, इधर देखो तो देखो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता है। ध्यान से सुनते जाना। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो जनरली डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जनरली ये हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। किसको सिक्रीट करते हैं? हार्मोन्स को, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होता है और ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं। तो जनरली इनका सिक्रीशंस कहां रिलीज होता है? एलिमेंट्री कैनाल में। कहां रिलीज होता है? एलिमेंट्री कैनाल, जैसे माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज होता है। इनके पास डक्ट नहीं होता है एंडोक्राइन ग्लैंड के पास। तो इनका जो सिक्रीशन है, जो हार्मोन्स है, वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है। कोई दिक्कत? वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, सब समझ में आ रहा है? वापस से रिपीट कर रहा हूं। देखो दो टाइप का ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होता है। डक्ट मतलब पतला चैनल या ट्यूब जिसके थ्रू सिक्रीशंस रिलीज होता है। समझ में आ रहा है ना? इधर ध्यान दो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट या चैनल नहीं होता है, इनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है इनके पास डक्ट होता है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो जनरली डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये जनरली हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनके पास डक्ट है और ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट कर रहे हैं। तो वो डाइजेस्टिव जूसेस कहां सिक्रीट होगा? एलिमेंट्री कैनाल में सिक्रीट होगा। समझ में आ रहा है ना? और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जिनके पास डक्ट नहीं है, जो हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली हार्मोन्स को कहां सिक्रीट करते हैं? डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना यहां तक? बहुत नहीं, ये लिखो नहीं। तो देखो मैंने आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताया ना। तो ये जो पैनक्रियाज है ना, ये दोनों है। पैनक्रियाज का कुछ पार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है और पैनक्रियाज का कुछ पार्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। पैनक्रियाज का कुछ पार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है और पैनक्रियाज का कुछ पार्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। तो कोई भी ऐसा ग्लैंड जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, उनको क्या बोला जाता है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। यहां तक याद हुआ? समझ में आया ये सब? वेरी गुड। लिखो पैनक्रियाज में, लिखो आप, लिखो इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाज में लिखो इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या ना मन, पढ़ाई हो रहा है ना सही से? गुड। इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। दैट इज आई डॉट ई डॉट, लिखो आई डॉट ई डॉट, दैट इज it acts as endocrine as well as exocrine gland। वापस से रिपीट कर रहा हूं, अभी तक हमने क्या लिखा पैनक्रियास के बारे में? इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। दैट इज, इसका मतलब क्या है? दैट इज इट एक्ट्स एज एंडोक्राइन as well as exocrine gland. That is, it acts as endocrine as well as exocrine gland. It acts as endocrine as well as exocrine gland.
देखो अपने पैनक्रियाज के बारे में क्या पढ़ा, ये जो पैनक्रियाज है ना, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इसका मतलब ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, ठीक है। एंडोक्राइन का मतलब डक्टलेस है ना, डक्टलेस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है ना, आपको मैंने बताया एंडोक्राइन का मतलब डक्टलेस ग्लैंड, जिनके पास डक्ट नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जनरली क्या सेक्रेट करते हैं, हार्मोन्स। तो पैनक्रियाज एंडोक्राइन वाला जो पार्ट है पैनक्रियाज का, वो एक हार्मोन सेक्रेट करता है, दैट इज नोन एज इंसुलिन। कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, इंसुलिन। और इंसुलिन हमारे ब्लड में किस चीज को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है ना। आप किसी किसी को देखते हो ना, डायबिटीज हो जाता है ना, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हो, है कि नहीं। तो इंसुलिन हमारे ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है, वो जो हार्मोन रिलीज करता है दैट इज इंसुलिन। और पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है दैट इज द ग्लैंड हैविंग डक्ट, ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है। और ये जिस जूस को सिक्रीट करता है उसका नेम है पैनक्रियाटिक जूस, है ना, पैनक्रियाटिक जूस। एक तरह का डाइजेस्टिव, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है पैनक्रियाटिक जूस में, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनके डाइजेशन में हेल्प करता है कौन, पैनक्रियाटिक जूस। और इसको कौन सेक्रेट करता है, पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन वाला पार्ट। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ तक, बहुत अच्छे। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पैनक्रियाज इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन का मतलब है इट एक्ट्स एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट्स एक्सोक्राइन पार्ट produces pancreatic juice. Its exocrine part produces pancreatic juice which contains digestive enzymes. Its exocrine part produces pancreatic juice which contains digestive enzymes. Which contains digestive एंजाइम्स। हिमांशु क्लियर है ना यहाँ तक। तुम्हारे बगल में कौन बैठा है, राजहंस। क्या राजहंस, क्लियर है ना। पावस, याद करते जा रहे हो ना, सब याद करते जाना, समझ में आ रहा है ना। इट्स एक्सोक्राइन पार्ट प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द एंडोक्राइन पार्ट, the endocrine part produces the hormone insulin. The endocrine part produces the hormone insulin. The endocrine part produces the hormone insulin. The endocrine part produces the hormone, HORMONE, hormone insulin, INSULIN. नोट कर लिया ना सब यहां तक, वेरी गुड। जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। पैनक्रियास इज अ डैश ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, है ना। बताओ माही, हेट्रोक्राइन का मतलब क्या है, और जो एंडोक्राइन भी है, वेरी गुड, जो एंडोक्राइन भी है और जो एक्सोक्राइन भी है, वेरी गुड, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब डक्टलेस ग्लैंड, जिनके पास डक्ट नहीं है, और वो जनरली क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स। तो पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन को रिलीज करता है कि नहीं। और पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब जिनके पास डक्ट है ना, जो पैनक्रियास का एक्सोक्राइन वाला पार्ट है, वो कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस इज
पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वेरी गुड। आपको लिखा दिया था ना डाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज डाइजेशन? देखो तो एक बार क्या लिखा था आपको, व्हाट इज डाइजेशन, चेक करो तो। हाँ बताओ अंजलि, क्या लिखे हो डाइजेशन? नहीं लिखी हो गया, जल्दी देखो। हाँ बोलो रंजीत। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हेडिंग दो आप, एक लाइन छोड़ करके लिखो डाइजेशन। हेडिंग दो डाइजेशन। है ना, डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप डाइजेशन में लिखो एक लाइन छोड़ करके लिखो आप डाइजेशन इन बकल कैविटी। डाइजेशन इन बकल कैविटी। लक्ष्य क्या होता है बकल कैविटी? वेरी गुड, माउथ इज नोन एज बकल कैविटी या ओरल कैविटी, है ना। माही, बकल कैविटी किसको बोलते हैं? माउथ, ठीक है ना। लिखो डाइजेशन इन बकल कैविटी। डाइजेशन इन बकल कैविटी, ठीक है। क्या? BUCCAL। डाइजेशन इन बकल कैविटी, तो आप ऐसे लिख लो, बकल कैविटी में क्या होता है? फूड का फिजिकल डाइजेशन भी होता है और केमिकल डाइजेशन भी होता है। फिजिकल डाइजेशन किसके थ्रू होता है? टीथ के थ्रू, है ना। हम लोग फूड को बाइट, है ना, च्यू करते हैं। फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन, नोट कर लो ऐसे। लिखो, क्या बता रहा था? बकल कैविटी, है ना। लिखो बकल कैविटी में। बदमाशी करने को कह दो इसको। ऐसे लगे क्या? हाँ, नोट करो। लिखो फूड। लिखो फूड का क्या होता है? फिजिकल डाइजेशन भी होता है और केमिकल डाइजेशन भी होता है ना। फिजिकल डाइजेशन लिख लेना, डन बाय टीथ। डन बाय टीथ, डन बाय टीथ। केमिकल डाइजेशन लिख लो बाय, है ना, सलाइवा में एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज सैलिवरी अमाइलेस। सैलिवरी अमाइलेस, है ना। तो इसी के थ्रू कार्बोहाइड्रेट किसमें ब्रेक हो जाता है? शुगर में। ठीक है, इसको नोट कर लो। फूड का फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन दोनों होता है। फिजिकल डाइजेशन इज डन बाय टीथ, केमिकल डाइजेशन इज डन बाय सैलिवरी अमाइलेस। सैलिवरी अमाइलेस एक डाइजेस्टिव एंजाइम है व्हिच इज फाउंड इन सलाइवा। ठीक है, आप ऐसे लिख कर दिखा देना, ये है ना, ये स्टार्च, या आप ऐसे लिख लेना कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च ही लिख लो, स्टार्च है ये। स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब माउथ में क्या होता है? जो सैलिवरी अमाइलेस है, ठीक है, वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? मैल्टोस। एंड मैल्टोस इज अ टाइप ऑफ शुगर। नोट कर लो इसको। तो माउथ में फूड का फिजिकल डाइजेशन भी होता है और केमिकल डाइजेशन भी होता है। फिजिकल डाइजेशन इज डन बाय टीथ एंड केमिकल डाइजेशन इज डन बाय सैलिवरी अमाइलेस। ये सैलिवरी अमाइलेस क्या करता है? स्टार्च को मैल्टोस में ब्रेक कर देता है। स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड मैल्टोस इज अ टाइप ऑफ शुगर। सुमित क्लियर है ना यहां तक? गुड। इसके बाद आप नोट में लिखो एक लाइन छोड़ करके,
यहां तक लिख लो, उसके बाद नोट में लिखना। नोट में लिखो, फूड का डाइजेशन कहां पे स्टार्ट हो रहा है? माउथ में। तो लिखो इस बात को, लिखो द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ, है ना। और ये जो भी आपको बायो में लिखा रहा हूं ना, आप डेली मतलब 15 मिनट 20 मिनट बस रीड कर लिया करो। आप बायो को बस पलट पलट के रीड करते रहोगे ना, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो वो सब याद होते जाएगा आपको। बायो और केमिस्ट्री आपको पूरा याद कर जाना है, आप समझ रहे हो ना। कुछ पार्ट समझने वाला है, मैक्सिमम पार्ट याद करने वाला है, तो उसको याद करते जाएंगे, है कि नहीं? चलिए, याद हो रहा है ना सब? वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट लिखो, ये लिख लिया ना, डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूं, हमें अभी तक यही पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है माउथ में। समझ में आ रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, ऐसा मेरे बुक में नहीं है, फैट का भी डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है। फैट का भी डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है, ठीक है? ध्यान रखना बस, ऐसे एग्जाम में फैट वाला पूछेगा नहीं, वो यही पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से, है ना। हर्ष बताओ, डाइजेशन कहां स्टार्ट होता है? हाँ, बकल कैविटी, माउथ। और माउथ में किसका डाइजेशन होता है, फैट का या प्रोटीन का? हाँ, फैट का होता है। और हमें अपने सिलेबस में क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना, है ना, बकल कैविटी माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है वहां से, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप, डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक। चेष्टा, सब रिवीजन चल रहा है ना अच्छे से? गुड। अरे आज फिजिक्स का टेस्ट भी है ना, 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं उसको। चलो लिखो, डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक में लिखो, द फूड इज चर्न्ड। द फूड इज चर्न्ड इन द स्टमक, CHURNED। CHURNED। द फूड इज churned in the stomach for about 3 hours. The food is churned in the stomach for about 3 hours. The food in the stomach is churned about, क्या लिखा है? The food in the stomach is churned in the stomach for about 3 hours. Full stop. Next line में लिख लो, the churned food in stomach forms a semi-solid paste. The churned food in stomach forms a semi-solid paste called chyme, CHYME. Called chyme, CHYME. Called chyme. ठीक है, देखो एक बार वापस से रिपीट कर दे रहा हूं। The food is churned in the stomach for about 3 hours. The churned food in stomach forms a semi-solid paste called chyme. ठीक है, मतलब लगभग 3 आवर्स तक स्टमक हमारा क्या करता है? फूड को मिक्स करता रहता है, चर्न करता रहता है ना। किसके साथ? डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ, वाटर के साथ, ताकि उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक हो सके। किसमें? सिंपल मॉलिक्यूल्स में, है ना। तो 3 आवर्स तक वो फूड का चर्निंग होता रहता है स्टमक में, और चर्न होने के बाद जो सेमी सॉलिड पेस्ट बनता है, दैट इज नोन एज काइम, है ना। काइम देखे हो ना सब, है ना कभी तो वोमिटिंग हुआ होगा ना। तो क्या बाहर आ जाता है? काइम बाहर आ जाता है कि नहीं? है ना। ऐसा कभी भी हो, है ना, अगर आपको इनडाइजेशन टाइप का लग रहा है, इधर ध्यान से सुनो सुमित,
बचोगे नहीं तुम, समझ में आ रहा है ना। हम ध्यान दे रहे हैं आजकल, तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ध्यान से सुनो, समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा था अभी आपको। अब कभी भी आप मतलब कुछ खा पी ले रहे हो और आपको इनडाइजेशन टाइप फील हो रहा है तो जबरदस्ती उसको डाइजेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इनो का पैकेट फाड़ के पी जाओ, तभी भी ऐसा एसिडिटी या कुछ इनडाइजेशन टाइप हो रहा है ना, एकदम सीधे वॉमिटिंग। समझ में आ रहा है ना। आप क्या करो, ढेर सारा पानी जाकर पी लो, जबरदस्ती ढेर सारा पानी पी लो और ऐसे उंगली लगाओ और सब बाहर। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा इस बात को, समझो। वो जो फूड है ना, अगर वो देखो ऐसा कोई भी फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया प्रॉपरली, अब वो खराब हो चुका है, वो इंटेस्टाइन में भी जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। ज्यादा बेटर है, और ऐसे कभी भी बिना पानी पिए वॉमिटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें एसिड मिक्स होता है, और जब वो एसिड बाहर आएगा ना तो वो ईसोफेगस को पूरा जला देता है। आप समझ रहे हो ना। तो कभी भी वॉमिटिंग जैसा फील हो, इनडाइजेशन हो, तो आप ढेर सारा पानी पियो पहले, या कुछ भी अल्कलाइन। इनो पी लोगे तो फिर तो डाइजेस्टिव सबसे बढ़ गया, इनो पी के वॉमिटिंग कर दो। समझ में आ रहा है ना। तो एसिड भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। पहले आप इनो पी लोगे, एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, फिर ढेर सारा पानी पियो, उसके बाद ऐसे उंगली लगाओ गर्दन में और सब बाहर। समझ में आ रहा है ना। वो फूड खराब हो चुका है, उससे आपके बॉडी को अब कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलने वाला है। एक बार इंडाइजेशन हुआ तो अब वो फूड खराब हो चुका है, उसको निकालो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से जितना जल्दी हो सके। ध्यान रखना जो बताया हूं आपको, है कि नहीं। अरे बायो सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होगा, इसको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना सीखो। समझ में आ रहा है ना। चलो क्या बता रहा था आपको, नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट लाइन में लिखो, द लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल, द लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल, द लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल कंटेन्स न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो हमारे स्टमक का सरफेस होता है उसमें ढेर सारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। द लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल कंटेन्स न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स which secretes gastric juice. The lining of stomach wall contains numerous gastric glands which secretes gastric juice. Contain, क्या बोल, the lining of stomach wall contains numerous gastric glands. The lining of stomach wall contains numerous gastric glands which secretes gastric juice, which secretes gastric juice, है ना। नेक्स्ट लाइन में आप लिख लो गैस्ट्रिक ग्लैंड, नेक्स्ट लाइन में लिखो गैस्ट्रिक ग्लैंड इज मेड अप ऑफ, gastric gland is made up of 3 types of cell. Gastric gland is made up of 3 types of cell. Gastric gland is made up of 3 types of cell. सबसे पहला लिखो आप म्यूकस सेल, हाँ म्यूकस सेल। दूसरा है पेप्टिक सेल, सेकेंड इज पेप्टिक cell, third is parietal cell, है ना। म्यूकस सेल, पेप्टिक सेल एंड पैराइटल सेल, और इनका डिफरेंट डिफरेंट नेम भी है, ठीक है ना। आप ये लिख लो म्यूकस सेल, पेप्टिक सेल एंड पैराइटल सेल, ठीक है। सबसे पहले आप लिखो म्यूकस सेल के बारे में, हाँ बोलो। अरे तुम क्या कहा, बगल बगल में लिख लो ऐसे 1 2 3, 1 2 3। समझ में आ रहा है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड ये 3 टाइप के सेल से बना हुआ है, म्यूकस सेल, पेप्टिक सेल एंड पैराइटल सेल, ठीक है। अब सबसे पहले आप म्यूकस सेल के बारे में लिखो, सबसे पहले आप म्यूकस सेल के बारे में लिखो।
म्यूकस सेल क्या सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट्स म्यूकस। म्यूकस सेल के बारे में लिखो, इट सिक्रीट्स म्यूकस। इट सिक्रीट्स म्यूकस, है ना। देखो इधर ध्यान से सुनो, ये जो हमारा स्टमक है ना, हमने पढ़ा था ना स्टमक का शेप कैसा है? इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, है ना। यही है स्टमक, ठीक है, ये स्टमक है। अब स्टमक में क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सिक्रीट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। स्टमक में क्या सिक्रीट होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और वो एसिड क्या कर सकता है? हमारे स्टमक को बर्न कर सकता है, जला सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो हमारा स्टमक है ना, इसके सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होता है। किसका? म्यूकस का। एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होता है म्यूकस का। म्यूकस हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ रहा है ना? कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस। एंड इट इज सिक्रीटेड बाय म्यूकस सेल। तो म्यूकस सेल के बारे में हमने लिखा, इट सिक्रीट्स म्यूकस। नेक्स्ट लाइन में लिखो, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। Mucus protects the inner lining of the stomach from HCl, hydrochloric acid. Mucus protects the inner lining of the stomach from HCl, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल में लिखो, पेप्टिक सेल लिखो, इट सिक्रीट्स पेप्सिनोजेन। पेप्टिक सेल क्या सिक्रीट करता है? ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है विच इज नोन एज पेप्सिनोजेन। पेप्सी नहीं सिक्रीट करता है, पेप्सिनोजेन, है ना। नोजेन भी ऐड कर देना उसमें, पेप्सिनोजेन। इट सिक्रीट्स पेप्सिनोजेन। अब ध्यान से सुनना, ये जो पेप्सिनोजेन है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म है, ये किसी भी चीज के डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। लेकिन जब ये पेप्सिनोजेन एसिड के कांटेक्ट में आता है, हमें पता है ना हमारे स्टमक में एसिड सिक्रीट होता है ना, HCl। तो जब ये पेप्सिनोजेन HCl के कांटेक्ट में आता है, तब ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज पेप्सिन। तो आपको ये वाला नेम याद रखना है ना, पेप्सिन। ये भले भूल जाओ, ये याद रखना। समझ में आ रहा है ना? दिस इज एक्टिव फॉर्म, this is active form and this is responsible for digestion of, P से pepsin, P से protein, है ना। it is responsible for digestion of proteins, है ना। तो HCl इस inactive form को active form में convert करता है and this pepsin is responsible, it is responsible for digestion of प्रोटीन्स। तो ध्यान रखना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन का डाइजेशन कहां स्टार्ट होता है? स्टमक में। स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है? स्टमक में। स्टमक में एक एंजाइम होता है पेप्सिन। आप ये पेप्सिन याद रखना, है ना। पेप्सी में एन लगा देना बस। समझ में आ रहा है ना? पेप्सिन। तो स्टमक में एक एंजाइम होता है पेप्सिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। गुड, नोट कर लिए ना यहां तक सब? वेरी गुड। लास्ट इज पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल,
नेक्स्ट लिखो पेराइटल सेल, देखो इट सिक्रीट्स HCl, पेराइटल सेल, इसमें लिख लेना इट सिक्रीट्स HCl। आपसे ये सब सेल का नेम नहीं पूछेगा बोर्ड्स में, समझ में आ रहा है ना? ये जो सेल का नेम हमने पढ़ा ना, म्यूकस सेल, पेप्टिक सेल, पेराइटल सेल, ये सब बोर्ड में नहीं पूछेगा। बस आपसे पूछेगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करता है। तो ध्यान रखना, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस, पेप्सिन एंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेराइटल सेल में लिख लेना इट सिक्रीट्स HCl। वेरी गुड। तो अभी के क्लास में है ना, यही तक रखते हैं।